ट्वेल्थ की फिजिक्स में हम लोग एनर्जी डेंसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग वॉन डे ग्राफ जनरेटर पढ़ेंगे। वॉन डे ग्राफ जनरेटर क्या है? आप लोग जनरेटर से परिचित होंगे। शादी विवाह मौक़ों पर बिजली उत्पन्न करने के लिए एक डिवाइस उपयोग किया जाता है जिसको हम लोग जनरेटर कहते हैं। जनरेटर डीजल से या पेट्रोल से एक इंजन को चलाया जाता है और जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बदलता है। तो चलिए, जब आपके पास एक जनरेटर बना ही था जो कि बिजली उत्पन्न कर सकता था, तो ये वॉन डे ग्राफ जनरेटर बनाने की क्या आवश्यकता थी? क्या था ये वॉन डे ग्राफ जनरेटर? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि वॉन डे ग्राफ ये एक वैज्ञानिक का नाम है और जिन्होंने एक विशेष किस्म के जनित्र, जिसे आप जनरेटर कहते हैं, इसका इन्होंने निर्माण किया। वॉन डे ग्राफ ने एक ऐसे मशीन का उपयोग किया, एक ऐसे जनरेटर का निर्माण किया जिसके द्वारा बहुत ज़्यादा वोल्टेज, लगभग 10⁶ वोल्ट की कोटि का वोल्टेज उत्पन्न किया जा सकता है। हम लोग तो सामान्य रूप से 220 वोल्ट, 440 वोल्ट इतना तक का उपयोग कर रहे हैं, जो जनरेटर सामान्य रूप से यूज़ हो रहा है। लेकिन इसका इतना ज़्यादा वोल्टेज उत्पन्न करना, बहुत ज़्यादा वोल्टेज उत्पन्न करना, ये सामान्य जनरेटर के बस की बात नहीं थी। इसके लिए वॉन डे ग्राफ ने एक विशेष जनरेटर का निर्माण किया जिसको उनके नाम पर ही वॉन डे ग्राफ जनरेटर कहा गया और ये 10⁶ वोल्ट की कोटि का वोल्टेज उत्पन्न कर सकता है। भैया, इतना ज़्यादा कोटि का वोल्टेज उत्पन्न करने की आवश्यकता ही क्या थी? तो बिल्कुल सही बात आप सोच रहे हैं कि ऐसी कोई डिवाइस आप डोमेस्टिक यूज़ में नहीं लाते हैं जिसको इतने ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता हो। क्या है इसका उपयोग? ये साइंटिस्ट ही करते हैं। आपका जो इलेक्ट्रॉन हो या ड्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है या न्यूट्रॉन है, इनको बहुत ज़्यादा ऊर्जा देने के लिए काइनेटिक एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा इनकी बढ़ानी है, तो क्या होगा? वोल्टेज इन पे आप बढ़ा दीजिए। तो जब बहुत ज़्यादा इन पर वोल्टेज दे दिया जाता है तो इनके वेग अति उच्च हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऊर्जा से ये गमन करते हैं। तो इस तरह से इनको बहुत ज़्यादा वेग देने के लिए, बहुत ज़्यादा इनको ऊर्जा देने के लिए हम क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा वोल्टेज पर इन कणों को लगा देते हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता पड़ी और जिसको वॉन डे ग्राफ ने बनाया। तो आप लिख सकते हैं कि यह एक ऐसी मशीन है जिसकी सहायता से अति उच्च विभव, लगभग 10⁶ वोल्ट कोटि का उत्पन्न किया जा सकता है। अब ये किन सिद्धांतों पर कार्य करता है? वॉन डे ग्राफ जनरेटर ये किन सिद्धांतों पर कार्य करता है? तो सबसे पहला सिद्धांत ये है इसका कि किसी भी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसकी बाह्य सतह पर एक समान रूप से वितरित होता है। किसी भी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसकी बाह्य सतह पर समान रूप से वितरित होता है। जो भी आप आवेश दे रहे हैं वो आवेश क्या होगा? उसकी बाहरी सतह पर। अभी आप लोगों ने प्लेट के लिए पढ़ा था तो क्या होता था? वो अंदर आवेश नहीं रहता था। आवेश क्या होता था? उस सतह पर बाहर, उसकी बाह्य सतह पर, बाहर की सतह पर ही वो चला जाता था। तो यही इसका पहला सिद्धांत है कि किसी भी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसकी बाह्य सतह पर एक समान रूप से वितरित होता है। अच्छा, दूसरा देखिए, दूसरा इसका सिद्धांत क्या है? ये इन्हीं बिंदुओं पर इसका सिद्धांत आधारित है। पहला ये हुआ कि बाह्य सतह पर संपूर्ण आवेश समान रूप से वितरित होगा। चालक के किनारों या तीक्ष्ण बिंदुओं पर आवेश पृष्ठ घनत्व अधिक होने से उसके निकट तीव्र वैद्युत क्षेत्र, और वो तीव्र वैद्युत क्षेत्र E=σ/ε0। तो चूंकि आप देखिए पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होगा, कहाँ? तीक्ष्ण बिंदुओं पर, किनारों पर। जैसे ऐसे मान लो ऐसे सुई है तो सुई का ये जो पॉइंट हुआ,
यहाँ आपका क्षेत्रफल आयतन कम है और आवेश समान रूप से वितरित है, तो इसका मतलब हुआ कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा का मान ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ, ई का मान ज़्यादा हो गया, ई इक्वल्स टू भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन जीरो। ऐसे तीक्ष्ण कोई भी किनारा है, इस तरह से किनारा है, तो ये आपका पूरा अगर क्षेत्र है तो इसकी जो किनारे हैं, इस किनारे पर आपकी आवेश डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। तो आवेश डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण, आवेश घनत्व ज़्यादा होने के कारण इसका वैद्युत क्षेत्र अधिक उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए, जब किनारों पर वैद्युत क्षेत्र अधिक उत्पन्न हो जाएगा तो क्या होगा, अब इसके किनारे किनारे तो वायु है, यहाँ किनारे किनारे वायु है, तो ये आवेश इस वायु को आयनित कर देते हैं। वैद्युत क्षेत्र जब अधिक उत्पन्न हो गया तो निकट स्थित वायु आयनित हो जाती है और जिससे विद्युत का विसर्जन प्रारंभ हो जाता है, अर्थात इसमें से आवेश जो है ये वायु में ऐसे संचरित होने लगता है, मतलब विद्युत का विसर्जन शुरू हो जाता है, विद्युत इसमें से वायु में बाहर जाने लगता है, तो विद्युत विसर्जन आरंभ हो जाता है। ये आपका दूसरा पॉइंट हुआ। क्या हुआ कि चालक के किनारों तथा तीक्ष्ण बिंदुओं पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने से उसके निकट तीव्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जैसे निकट स्थित वायु आयनित हो जाती है तथा उससे विद्युत विसर्जन आरंभ हो जाता है। ये आपका तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है कि दो संकेंद्रीय आवेशित गोलीय चालकों, अगर दो ऐसे संकेंद्रीय आपके आवेशित गोलीय चालक हैं और इनको परस्पर किसी तार से आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ देने पर आवेश का प्रवाह सदैव आंतरिक छोटे गोले से बाह्य बड़े गोले की ओर होता है। आवेश का प्रवाह ये छोटे वाले से बड़े वाले की तरफ होगा, मतलब सारा का सारा आवेश आपका इसी बाहर वाले पृष्ठ पर हो जाएगा। इसको हम लोग एक प्रूफ करके देख लेते हैं कि तीसरा वाला, दो तो ये बिल्कुल सैद्धांतिक है और तीसरे को हम मैथमेटिकल प्रूफ से आपको दिखा देते हैं। तो देखिए ये तीसरा वाला आपका क्या है, चलिए मान लिया कि दो संकेंद्रीय गोले हैं, एक ये आपका छोटा गोला अंदर की तरफ और एक बड़ा गोला, दोनों संकेंद्रीय हैं। ये बाहर वाला हो गया आपका, छोटे गोले की जो त्रिज्या है ये स्मॉल आर ले रहे हैं, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर हो गई। और बड़े गोले की त्रिज्या ये कैपिटल आर हमने ले लिया, ये कैपिटल आर ले लिया। छोटे गोले पर ये आवेश जो है ये स्मॉल क्यू ले रहे हैं कि स्मॉल क्यू आवेश जो है ये छोटे गोले पर, अच्छा संकेंद्रीय है, इसका केंद्र ओ ले रहे हैं। तो छोटे गोले पर आवेश का जो मान है ये हमने ले लिया कि ये स्मॉल क्यू है, पॉजिटिव में है, और बड़े गोले पर जो आवेश का मान है ये धनात्मक में प्लस क्यू है। ये आवेश का मान ये पॉजिटिव में और प्लस क्यू, कैपिटल प्लस क्यू ये सपोज कर लेते हैं। तो स्मॉल आर आपके छोटे गोले की त्रिज्या हो गई और कैपिटल आर आपके बड़े गोले की त्रिज्या हो गई। अब देखिए आपका छोटे गोले पर विभव का मान क्या होगा। तो सबसे पहले बड़े गोले की सतह पर विभव का मान निकाल लिया जाए। बड़े गोले की सतह पर जो विभव का मान होगा वो स्वयं के आवेश के कारण विभव और आंतरिक गोले के कारण जो विभव होगा उसके योग के बराबर होगा। तो बड़े गोले पर विभव ऐसे लिख देते हैं, बड़े गोले पर
विभव। अब बड़े गोले पर विभव v और r, चूँकि बड़े गोले की त्रिज्या हमने r ली है तो बड़े गोले की त्रिज्या पर हम ये VR लिख रहे हैं। अब देखिए बड़े गोले पर जो विभव का मान होगा वो स्वयं इस बड़े गोले के कारण विभव। तो आप देखिए जैसे हम लोग किसी सतह पर, गोले के सतह पर जो विभव का मान निकालते थे वो कितना लिखते थे, 1/4πε0 और Q/r। इस बड़े गोले के कारण मान लेते हैं इसका जैसे संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर निहित हो और कैपिटल R दूरी पर विभव ज्ञात करना हो, बिल्कुल वही सूत्र लगाना है आपको, 1/4πε0 Q/r। तो इस बड़े गोले के कारण विभव हो गया 1/4πε0 Q/r। और ऐसे ही इस छोटे गोले के कारण भी बाहरी सतह पर विभव, छोटे गोले के कारण, तो छोटे गोले के कारण आपका हो गया 1/4πε0 और स्मॉल q/r। आपका यहाँ से कॉमन हो सकता है स्मॉल q/कैपिटल R, क्योंकि दूरी आपकी वही है, बाहरी सतह पर लिया जा रहा है। तो 1/4πε0 और आपका हो गया Q + Q/R। ये हो गया आपका इस बड़े गोले पर विभव। ऐसे ही छोटे गोले पर विभव देख लेते हैं। छोटे गोले पर विभव, छोटे गोले पर विभव v r लिख देते हैं। अब छोटे गोले का मतलब कि इसकी सतह पर विभव, तो इस छोटे गोले के कारण स्वयं इसकी सतह पर विभव, ये हो गया आपका 1/4πε0 और स्मॉल q/r। और इस बड़े गोले के कारण तो इसका कुल आवेश q है, मान लेते हैं ये संपूर्ण आवेश इसके केंद्र पर सन्निहित है, तो अब इसके कारण हो गया आपका 1/4πε0 कैपिटल Q, और त्रिज्या तो भाई यही छोटे गोले की सतह पर ही आप ले रहे हैं, इसलिए स्मॉल r होगी, दूरी स्मॉल r ही होगी। तो 1/4πε0 कैपिटल Q/r। देखिए यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं 1/4πε0 अच्छा एक चीज़ देखिए कि बड़े गोले पर जो विभव होगा वो विभव इसके साथ जुड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल Q और बाई, जैसे इस पर जो विभव का मान होगा कैपिटल Q/r, इसके सतह के लिए दूरी यही लेनी होगी, क्योंकि स्वयं छोटे गोले के सतह पर जो आवेश है इसके कारण इसकी सतह पर विभव ये हो गया, और बड़े गोले के कारण इसके सतह पर जो विभव का मान हो गया वो कैपिटल Q/R हो गया। और यहाँ हम कॉमन ले लें 1/4πε0, तो हमारा क्या हो गया Q/r और प्लस कैपिटल Q/R। अब आपका ये समीकरण हम 1 ले लेते हैं, ये समीकरण 2 ले लेते हैं। और चूंकि सिद्धांत में हमने कहा कि विभव छोटे गोले से बड़े गोले पर जाता है, अगर हम इसको किसी संयोजक तार से हम जोड़ देते हैं तो जाहिर है कि इस पर विभव ज़्यादा होना चाहिए। तो VR में से हम VR मतलब स्मॉल r वाले में से कैपिटल R को घटा दें, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दें। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर आप घटा दीजिए, ये हो गया v स्मॉल r माइनस v कैपिटल R। और इन दोनों में आप देखिए 1/4πε0 ये सब में कॉमन है, और 2 में से हमको घटाना है, तो स्मॉल q/r प्लस कैपिटल Q/R, और माइनस हो गया आपका q +
स्मॉल क्यू और बाई आपका कैपिटल आर। थोड़ा सा इसको और सरल कर देते हैं, 1/4πε0 और ये हुआ स्मॉल क्यू बाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर माइनस, अगर इन दोनों को हम अलग अलग कर दें तो माइनस कैपिटल क्यू बाई कैपिटल आर और माइनस स्मॉल क्यू बाई कैपिटल आर, ये हो जाएगा और ये दोनों देखिए आपके कैंसिल हो जाएंगे और हमें फाइनली क्या मिल रहा है, 1/4πε0 क्या हो रहा है, क्यू बाई आर और माइनस, तो चलिए यहाँ से हम क्यू भी कॉमन ले ले रहे हैं, स्मॉल क्यू भी अगर हम कॉमन कर लें यहाँ से, ये लीजिए क्यू बाई 4πε0 तो 1 स्मॉल आर बाई 1 कैपिटल आर, ये हो गया आपका। अब यहाँ ये देखा जाए कि कैपिटल आर ये बड़ा है स्मॉल आर से, भाई बड़ा गोला बाहर की तरफ, कैपिटल आर का मान ज़्यादा स्मॉल आर से, तो जब कैपिटल आर का मान ज़्यादा है तो 1 अगर कैपिटल आर लिया जाएगा तो ये मान 1 स्मॉल आर से कम हो जाएगा, तो आपका 1 स्मॉल आर ये वैल्यू ज़्यादा होगा, तो जब ये ज़्यादा है इसमें से कम वाला घटेगा तो आपको ये मान पॉजिटिव मिलेगा। तो ये बता रहा है कि ये इम्प्लाई कर रहा है कि आपका वी आर माइनस वी कैपिटल आर ये वैल्यू आपकी क्या होगी, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी। ये वैल्यू अगर धनात्मक है तो आप कह सकते हैं कि वैल्यू धनात्मक होने के कारण वी आर मतलब छोटे गोले पर विभव का मान ये आपका ज़्यादा हुआ, कहाँ, बड़े वाले गोले पर, तो छोटे गोले पर विभव का मान ज़्यादा होने के कारण ये अपने विभव को या आवेश को ये बाहरी सतह पर बड़े वाले गोले पर ये भेज देता है। तो यही इसका सिद्धांत था जिसका ये मैथमेटिकल प्रूफ है। अब इसकी हम रचना जानते हैं। देखिए हम लोग वान डे ग्राफ जनरेटर की संरचना पढ़ेंगे और इसकी वर्किंग पढ़ेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन है इसका और किस तरह से ये काम करता है। तो देखिए वान डे ग्राफ जनरेटर ये लगभग 5 मीटर व्यास का एक धातु का गोला होता है। ये एस जो आपको दिखाया जा रहा है ये 5 मीटर लगभग व्यास का धातु का एक गोला होता है जो लगभग 15 मीटर ऊंचे ये स्तंभ जो स्टैंड ये ए बी आपको दिख रहा है ये इस पर टिका हुआ होता है। इस पर एक 5 मीटर लगभग व्यास के खोखले गोले को एक 2 स्टैंड ये 15 मीटर लंबे ऊंचे स्टैंड पर इसको टिका दिया जाता है। यहाँ देखिए 2 पुली हैं P1 और P2। ये P1 और P2 ये 2 पुली है। P1 ये नीचे होता है और P2 जो है ये पुली जो होता है ये जो खोखला गोला आपका है S ये बिल्कुल इसके केंद्र पर होता है। इसको चलाने के लिए एक बेल्ट लगा होता है। ये बेल्ट जो है ये रबर का बेल्ट होता है या रेशम का बेल्ट होता है। इससे इन पुली को चलाया जाता है। P1 पुली को एक दूसरे बेल्ट के सहायता से एक मोटर से इसको कनेक्ट कर दिया जाता है। मोटर को चला करके हम P1 पुली को चलाएंगे और P1 पुली ये P2 पुली को चलाएगा। अब देखिए यहाँ P1 पुली के सामने एक C1 जिसको हम कॉम्ब कहते हैं, कंघी कहते हैं, ये C1 है। इस C1 का संपर्क एक DC सोर्स से कर दिया जाता है जो इसको लगभग 1 लाख वोल्ट तक धनावेश देता है। ये धनावेश इस बेल्ट से होते हुए आगे बढ़ते हैं और यहाँ P2 के समीप एक दूसरा C2 कॉम्ब, ये धातु की कंघियां होती हैं, कंघीनुमा संरचना होती है इसलिए C1 C2 इसको कह देते हैं। तो यहाँ से तो आवेश निकलता है C1 से और C2 पर आवेश संग्रह होता है। ये आवेश को कलेक्ट कर लेता है और इसका संपर्क ये जो यस नुमा संरचना था, गोल आपका मतलब यस से आपको डिनोट किया गया है। ये गोल धातु की जो संरचना थी मतलब बाह्य गोले से, इसका संपर्क बाह्य गोले से
ये कर दिया जाता है। अब देखिए, जब इस पुली को चलाया जाता है तो आप देखिए कि बेल्ट जो है वो इस दिशा से और इस दिशा में, इस दिशा के अनुरूप ये चलते हैं, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये चलते हैं। जो वोल्टेज यहाँ दिया गया, ये इसको धनावेश दिया जाता है, धनावेश ही दिया जाता है, और धनावेश ये आगे बढ़ते हैं। धनावेश आगे बढ़ने के कारण यहाँ आप जानते हैं कि जो छोटे गोले पर विभव होगा, ये विभव पूरा का पूरा विभव ये बड़े गोले के बाह्य सतह पर चला जाएगा, जो हम लोगों ने सिद्धांत पढ़ा है। इसलिए जो भी यहाँ से धनावेश जाता है, इस C2 कॉम के द्वारा, कंघी के द्वारा, ये बाह्य सतह पर इसके चला जाता है, और जो भी दिया गया यहाँ से हमारा वोल्टेज है, ये इसके बाह्य सतह पर जाता रहता है। अब देखिए, जो हम यहाँ वोल्टेज देते हैं, चूंकि ये जो कंघीनुमा संरचना है, इसका जो एकदम बाहरी सिरा है वो तीक्ष्ण है, बिल्कुल नुकीला सिरा है। तो नुकीला सिरा है, यहाँ चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने के कारण यहाँ विसर्जित होता है, और आवेश विसर्जित होकर के ये बेल्ट पर पहुंचता है। चूंकि यहाँ प्रेरण के कारण ये जो धनावेश है, ये धनावेश, ये प्रेरण के कारण ये ऋणावेशित हो जाता है, और ऋणावेशित होने के कारण ये इसको आकर्षित कर लेता है, और संपूर्ण जो आवेश है यह इस गोले S के बाह्य सतह पर चला जाता है। और आप देखिए, इस बेल्ट में कंघी C के आगे कोई भी आवेश नहीं जा पाता है। इसका मतलब कि इधर जो है ये बेल्ट आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ कोई आवेश नहीं होगा, और जैसे ही ये C1 के पास फिर पहुंचेगा, फिर इसको धनावेश मिलेगा, और ये धनावेश C2 से होकर के बाह्य सरफेस पे चला जाता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि आवेश का मान यहाँ बढ़ता जाएगा, आवेश का मान यहाँ बढ़ता जाता है, मतलब वोल्टेज यहाँ बढ़ता जाता है। अब वोल्टेज ज्यादा होने के कारण ऐसा होता है कि वायु में क्षरण भी हो जाता है। तो अब देखिए, जब वायु में क्षरण होता है तो वायु का क्षरण ये लगभग 3 × 10⁶ ये वोल्ट पर मीटर होता है। वायु का जो क्षरण, वायु में आवेश का जो क्षरण होता है, लगभग 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर होता है। तो अब वायु के क्षरण में इस वोल्टेज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे एपरेटस को धातु के एक खोल में पैक कर देते हैं, और उसमें उच्च दाब पर, लगभग 15 वायुमंडलीय दाब पर इसमें नाइट्रोजन गैस भरती जाती है, जिससे वायु में इसका क्षरण ना होने पाए, और इसके सतह पर वोल्टेज का मान ये लगभग 10 लाख वोल्ट तक हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये था इसका वान डे ग्राफ जनरेटर का आपका कंस्ट्रक्शन, और इसका वर्किंग, किस तरह से ये वर्किंग करता है, ये दोनों आप इस तरह से समझ के लिख सकते हैं। और रहा सवाल इसका उपयोग, तो इसके उपयोग के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और यहाँ आप उपयोग इस तरह से इसको लिख भी सकते हैं। जब उच्च विभव उत्पन्न हो जाता है, यहाँ से उच्च हाई वोल्टेज आपका उत्पन्न हो गया, तो जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब होता है, विद्युत विसर्जन नलिका होती है, इसमें जो आवेशित कण आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण आदि होते हैं, इनको त्वरित किया जा सकता है। बहुत अधिक इन कणों की गतिज ऊर्जा हो जाती है, और इस गतिशील कणों को हम किसी भी टारगेट पर, लक्ष्य पर प्रहार करने में उपयोग ला सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। अब आपके इसमें जो कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे वो आप करें, और इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करें, और यूँ समझिए कि यह आपकी यूनिट ही कंप्लीट हो गई है। अब अगले वीडियो में हम आपको अगली यूनिट देंगे। धन्यवाद।